हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 9th का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा, जिसकी लेखिका है बैजेंद्री पाल। बैजेंद्री पाल का जन्म उत्तरांचल के चमोली जिले में बम्पा गांव में 24 मई 1954 को हुआ। बैजेंद्री अपनी मां हंसादेई नेगी और पिता किशन सिंह लाल पाल की तीसरी संतान है। पिता पढ़ाई का खर्च उठाने में असमर्थ थे, अतः बैजेंद्री को 8वीं से आगे की पढ़ाई का खर्च सिलाई कढ़ाई करके जुटाना पड़ा। 10वीं पास करने के बाद बैजेंद्री के प्रिंसिपल ने उनके पिता को उनके आगे की पढ़ाई के लिए सहमत किया। बैजेंद्री ने ऐसी विषम परिस्थितियों के बावजूद संस्कृत से एमए और बीएड फिर बीएड किया की शिक्षा हासिल की। लक्ष्य के प्रति इसी समर्पण भाव से उन्हें एवरेस्ट पर विजय पाने वाली पहली भारतीय पर्वतारोही होने का गौरव दिलाया। बैजेंद्री को पहाड़ों पर चढ़ने का चाव बचपन से ही था। जब इनका बड़ा भाई इन्हें पहाड़ पर चढ़ने से रोकता था तो इनसे 6 साल छोटे भाई को पहाड़ पर चढ़ने के लिए उकसाता था। तो बहन को तो रोकता था, लेकिन छोटे भाई को कहता पहाड़ पे जाने के लिए वह बोलता था उसका बड़ा भाई। तब बजेंद्री को बहुत बुरा लगता था। वह सोचती थी कि भाई यह क्यों नहीं समझता कि जो काम छोटा भाई कर सकता है मैं उसकी यह बहन भी कर सकती है। लोग लड़कियों को इतना कोमल नाजुक क्यों समझते हैं। बहरहाल पहाड़ों पर चढ़ने की उनकी इच्छा बचपन में भी पूरी होती रही। चूंकि इनका परिवार साल के कुछ महीने एक ऊंचाई वाले गांव में बिताता था और कुछ महीने पहाड़ से नीचे तराई में बसे एक और गांव में। जिस मौसम में परिवार नीचे तराई वाले गांव में आ जाता, उन महीनों में स्कूल जाने के लिए बैजेंद्री को भी 5-6 मील पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी और उतरनी पड़ती थी। इधर बैजेंद्री की पूरी पढ़ाई पूरी हुई, उधर इंडियन माउंटेन फाउंडेशन ने एवरेस्ट अभियान पर जाने का साहस कर रखने वाली महिलाओं की खोज शुरू की। बैजेंद्री इस अभियान दल में शामिल हो गई। ट्रेनिंग के दौरान बैजेंद्री 7,500 मीटर ऊंची मान चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ी। कई महीनों के अभ्यास के बाद आखिर वह दिन आ ही गया जब उन्हें एवरेस्ट विजय के लिए प्रयाण किया, मतलब उसे चुन लिया गया था पर्वतारोही के लिए। बैजेंद्री ने एवरेस्ट विजय की अपनी रोमांचक पर्वतारोहण यात्रा का संपूर्ण विवरण स्वयं ही कलमबद्ध किया, मतलब स्वयं ही उन्होंने इस पूरी यात्रा के बारे में लिखा। परंतु प्रस्तुत अंश उसी विवरण में से लिया गया है। यह लोमहर्षक अंश बैजेंद्री के उस अंतिम पड़ाव से शिखर तक पहुंचकर तिरंगा लहराने के पल पल का ब्यौरा बयान करता है। इससे पढ़ते ही हुए ऐसा लगता है मानो पाठक भी उनके कदम से कदम मिलाता हुआ सभी खतरों को खुद झेलता हुआ एवरेस्ट के शिखर पर जा रहा हो। सब देख लेते हैं। अभियान, चढ़ाई या किसी काम के लिए प्रतिबद्धता। दुर्गम, जहां पहुंचना कठिन हो। हिमपात, बर्फ का गिरना। आकर्षित, आकृष्ट होना या मुग्ध होना। अवसाद, उदासी। ग्लेशियर, बर्फ की नदी। अनियमित, नियम विरुद्ध, जिसका कोई नियम ना हो। आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाला। औचक्की, हैरान। अव्यवस्थित, व्यवस्थाहीन, जिसमें कोई व्यवस्था ना हो। प्रवास, यात्रा में रहना। हिमविदर, दरार या दरेड़। आरोही, ऊपर चढ़ने वाला। विख्यात, मशहूर या प्रसिद्ध। अभियांत्रिकी, तकनीकी। नौसिखिया, नया सीखने वाला। विशालकाय पुंज, बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े या कोई ढेर। विशालकाय पुंज, ढेर। पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। आरोहण, चढ़ना या ऊपर की ओर जाना। कर्मठता, काम में कुशलता, कर्म के प्रति निष्ठा। उपस्कर, आरोही की आवश्यक सामग्री। शंकु, नोक, उपलब्धि, प्राप्ति, जोखिम, खतरा। एवरेस्ट मेरी शिखर की यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अभियान, चढ़ाई करने वाला। अग्रिम, पहला। दुर्गम, कठिन। हिमपात, बर्फ का गिरना। इसमें क्या, बैजेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफर की बात करते हुए कहते हैं कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाला दल 7 मार्च को दिल्ली से हवाई जहाज से काठमांडू के लिए चल पड़ा था।
उस दल से पहले ही एक मजबूत दल बहुत पहले ही एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए चला गया था, जिससे कि बैजेंद्री पाल वाले दल के बेस कैंप पे पहुंचने से पहले बर्फ गिरने के कारण बने कठिन रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार पोलैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेर्पा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा। बैजेंद्री पाल को एवरेस्ट मेरी शिखर की यात्रा। एवरेस्ट अभियान दल 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज से चल दिया। एक मजबूत अग्रिम दल बहुत पहले ही चला गया था, जिससे कि वह हमारे बेस कैंप पहुंचने से पहले दुर्गम हिमपात के रास्ते को साफ कर सके। अभियान चढ़ाई करने वाला अग्रिम पहला दुर्गम कठिन हिमपात बर्फ का गिरना। तो बैजेंद्री पाल अपनी एवरेस्ट की चढ़ाई के सफर में, जब बैजेंद्री पाल चढ़ाई कर रही थी, तो उसकी बात करते हुए कहती है कि एक जो चढ़ाई करने वाला दल था 7 मार्च को दिल्ली से काठमांडू के लिए हवाई जहाज में चल दिया, और एक मजबूत अग्रिम मतलब पहले ही एक दल चला गया था, जिससे कि वह बेस कैंप पहुंचने से पहले उस दुर्गम जो कठिन रास्ता था उससे जो बर्फ गिरी हुई थी उसको हटा सके, रास्ते को साफ कर सके। नमचे बाजार पोलैंड का एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगरीय क्षेत्र है। अधिकांश शेर्पा इसी स्थान तथा यहीं के आसपास के गांवों के होते हैं। यह नमचे बाजार ही था जहां से ये मैंने सर्वप्रथम एवरेस्ट को निहारा, मतलब सबसे पहले एवरेस्ट को देखा, जो नेपालियों में सागरमाथा के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे यह नाम अच्छा लगा, सागरमाथा, सागर का माथा। तो ये जो लेखिका है बैजेंद्री पाल, उसको ये सागरमाथा नाम बहुत ही अच्छा लगा। एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए मैंने एक भारी बर्फ का बड़ा फूल या प्लूम देखा, जो पर्वत शिखर पर लहराता एक ध्वज सा लग रहा था। अब लेखिका क्या कहती है, वो कहती है कि जब एवरेस्ट की तरफ से मैंने ध्यान से देखा तो एक भारी बर्फ का फूल सा था, जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज झंडे की तरह लग रहा था। मुझे बताया गया कि यह दृश्य शिखर की ऊपरी सतह के आसपास 150 किलोमीटर अथवा इससे भी अधिक की गति से हवा चलने के कारण बनता था, क्योंकि तेज हवा से सूखा बर्फ पर्वत पर उड़ता रहता था। जब तेज हवाएं चलती थी तो सूखी बर्फ इधर उधर उड़ती रहती। बर्फ का यह ध्वज 10 किलोमीटर था या इससे भी लंबा हो सकता था। शिखर पर जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दक्षिण पूर्वी पहाड़ पर इन्हीं तूफानों को झेलना पड़ता था। जब पहाड़ पर चढ़ते थे तो ये दक्षिणी पूर्वी जो पहाड़ थे इन पे तूफान आते रहते थे, उनको जो चढ़ने वाले पर्वतारोही थे उनको झेलना पड़ता था, विशेषकर खराब मौसम में। जब मौसम खराब होता था तो ये तूफान वहां पर चलते रहते थे। यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी मैं एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी और इसकी कठिनतम चुनौतियों का सामना करना चाहती थी, विशेषकर खराब मौसम में। यह मुझे डराने के लिए काफी था। फिर भी एवरेस्ट के प्रति विचित्र रूप से आकर्षित थी, मुग्ध थी और इसकी कठिनतम मतलब कितनी भी चुनौतियों का सामना करना चाहती थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे, हमें हिमस्खलन के कारण हुई एक शेर्पा कुली की मृत्यु का दुखद समाचार मिला। खुम्बू हिमपात पर जाने वाले अभियान दल के रास्ते के बाईं तरफ सीधी पहाड़ी के धंसने से लाओत्से की ओर से एक बहुत बड़ी बर्फ का चट्टान नीचे खिसक आई थी। जब हम 26 मार्च को पेरिस पहुंचे थे तो हमें पहले ही एक हिमस्खलन के कारण, बर्फ गिरने के कारण एक शेर्पा कुली की मृत्यु का समाचार मिला था। 16 शेर्पा कुलियों के दल में से एक की मृत्यु हो गई थी और 4 घायल हो गए थे। इस समाचार के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद को देखकर हमारे नेता कर्नल खुल्लर ने स्पष्ट किया कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी-कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। जब मृत्यु की खबर सुनी अभियान दल ने, चढ़ने वालों ने, तो उनके चेहरे पर थोड़ा सा दुख सा आ गया था, लेकिन
कर्नल खुल्लर ने बताया, जो उनका नेता था कर्नल खुल्लर, उन्होंने कहा कि जब इस अभियान में चलते हैं तो खतरा तो उनके सामने आते ही है और कभी कभी तो मृत्यु भी आ जाती है। तो ये सहज सहज ही है, सहज भाव है ये। उपनेता प्रेमचंद, जो अग्रिम दल का नेतृत्व कर रहे थे, 26 मार्च को पेरिस लौट आए। उन्होंने हमारी पहली बड़ी बाधा खुम्बू हिमपात की स्थिति में हमें अवगत कराया। उन्होंने कहा कि उनके दल ने कैंप 6000 मीटर जो हिमपात के ठीक ऊपर है वहां तक का रास्ता साफ कर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर और तथा झंडियों से रास्ता चिन्हित कर सभी कठिनाइयों का जायजा ले लिया गया है। अभी जो बात हो रही है, लेखिका कह रही है कि उनके दल जो ये खुम्बू हिमपात की स्थिति से उन्होंने पहली बाधा थी खुम्बू हिमपात, उसके बारे में बताया और उन्होंने कहा कि हमने रास्ता साफ भी कर दिया है, पुल बना दिया है, रस्सियां भी बांध दी है और झाड़ियां लगाकर रास्ता बना दिया जिससे कि आगे जाया जा सके। उन्होंने इस बात पर भी ध्यान दिलाया कि ग्लेशियर बर्फ की नदी है और वहां बर्फ का गिरना अभी जारी है। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलाव के कारण अभी तक के लिए किए गए सभी कार्य व्यर्थ हो सकते हैं। हिमपात में अनियमित मतलब कभी भी जो बर्फ है वो गिर सकती है, कभी भी बर्फ की नदियां आ सकती है। इसका कोई निश्चित समय नहीं है कि वो एक ही टाइम पे पड़ेगी या एक ही टाइम है उसका, वह कभी भी हो सकता है। जितना हमने ये कार्य किया है वह सारा व्यर्थ हो सकता है, बेकार जा सकता है और हमें रास्ता खोलने का काम दोबारा भी करना पड़ सकता है। बेस कैंप में पहुंचने से पहले हमें एक और मृत्यु की खबर मिली। जलवायु अनुकूल न होने के कारण एक रसोई सहायक की मृत्यु हो गई थी। निश्चित रूप से हम आशाजनक स्थिति में नहीं चल रहे थे। अब हमें एक और जो रसोइया था उसकी मृत्यु की खबर मिली, जिससे हम निराश हो गए थे। एवरेस्ट शिखर को मैंने पहले 2 बार देखा, लेकिन एक दूरी से। बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन मैंने एवरेस्ट पर्वत तथा इनकी अन्य श्रेणियों को देखा। मैं बहुत चक्की होकर खड़ी रह गई और एवरेस्ट लहोत्से और मुझसे की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को निहारती रही। लेखिका कहती है कि मैंने एवरेस्ट को देखा, 2 बार देखा, लेकिन इतनी नजदीक से नहीं देखा, पहले दूर से देखा। जब इनकी श्रेणियों को मैंने नजदीक से देखा तो एकदम हैरान रह गई। हिमपात हिमपात अपने आप में एक तरह से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित ढंग से गिरना ही था। वैजेंद्री पाल कहते हैं कि हिमपात अपने आप में एक तरफ से बर्फ के टुकड़ों का बिना किसी व्यवस्था के गिरना होता है। वैजेंद्री पाल उनके साथियों को बताया गया कि ग्लेशियर ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें तत्काल गिर जाया करती है और अन्य कारणों से अचानक प्राय खतरनाक स्थिति धारण कर लेती है। सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का हिमविदर दरार जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। अब बजेंद्री पाल क्या कहती है कि हिमपात अपने आप में एक तरफ से बर्फ के खंडों का अव्यवस्थित मतलब बिना व्यवस्था के गिरते रहते हैं। हमें बताया गया कि ग्लेशियर के बहने से अक्सर बर्फ में हलचल हो जाती है, जिससे कि बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टानें वहां नीचे गिरती है, जिसके कारण खतरनाक स्थिति हो जाती है वहां की। सीधे धरातल पर दरार पड़ने लगती है और दरार गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाते हैं। ये सब बातें सुनकर हमें बहुत ही डर लगा। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि संपूर्ण प्रवास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहता है। दूसरे दिन नए आने वाले अपने अधिकांश सामान को हम हिमपात के आधे रास्ते तक ले गए। डॉक्टर मीनू ने अपने एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों का बनाना, लट्ठों और रस्सियों का उपयोग, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना और हमारे अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। अधिकांश ज्यादातर अभियांत्रिक तकनीकी विस्तृत विस्तार। दूसरे दिन हमने सारा सामान को लेकर हिमपात के रास्ते से ही हम आधे रास्ते तक चले गए थे। डॉक्टर मीनू मेहता ने एल्यूमीनियम की सीढ़ी से अस्थायी पुलों का बनाना और लट्ठों और रस्सियों का सारा सामान
उपयोग में लिया। बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना शुरू कर दिया। हमारे अग्रिम मतलब जो आगे जाने वाले अभियांत्रिकी कार्यों में जानकारी दी। तीसरा दिन हिमपात से कैंप एक तक सामान ढोकर चढ़ाई का अभ्यास करने के लिए निश्चित था। तीसरा दिन जो था वो सामान ढोकर चढ़ाई पर अभ्यास करने के लिए निश्चित था। रीता, गोम्बू तथा मैं साथ साथ चढ़ रहे थे। हमारे पास एक वॉकी टॉकी था जिससे हम बिना ये वॉकी टॉकी बिना तार के बात करने का यंत्र होता है, जिससे हम अपने हर कदम की जानकारी बेस कैंप पर दे रहे थे। कर्नल खुल्लर उस समय खुश हुए जब हमने उन्हें अपने पहुंचने की सूचना दी, क्योंकि कैंप एक पर पहुंचने वाली केवल हम दो ही महिलाएं थी। अंगदोरजी, लोपसांग और गगन बिस्सा अंततः साउथ पोल पहुंच गए। ये तीनों भी वहां पर पहुंच गए। 29 अप्रैल 7900 मीटर को 29 अप्रैल को 7900 मीटर पर उन्होंने कैंप 4 लगाया। यह संतोषजनक प्रगति थी। जब उन्होंने यहाँ पर कैंप लगाया तो वे बहुत ही उन्हें संतुष्टि हुई। जब अप्रैल में बेस कैंप में थी, तेंजिंग अपनी छोटी सी सुपुत्री डेकी के साथ वहां पर आए थे। उन्होंने इस बात पर विशेष महत्व दिया कि दल के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक शेरपा कुली से बात की जाए। जब मेरी बारी आई, मैंने अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ। मतलब नौसिखिया मतलब मैं पहली बार जा रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता और एवरेस्ट मेरा पहला अभियान है। यह तेनजिंग हंसे और मुझसे कहा कि एवरेस्ट उनके लिए पहला अभियान है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया कि शिखर पर पहुंचने से पहले उन्हें 7 बार एवरेस्ट पर जाना पड़ा था। फिर भी अपना हाथ मेरे कंधे पर रखते हुए उन्होंने कहा, तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जो बैजेंद्री पाल थी वो पहाड़ों पर रहने वाली थी, तो उसके को देखते हुए उसने कहा कि तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम पहले ही प्रयास में पहुंच जाओगी। 15 से 16 मई तक 1984 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन मैं लाओत्से की बर्फीली सीधी ढलान पर लगाए एक सुंदर रंगीन नायलॉन के बने तंबू के कैंप 3 में थी। कैंप में 10 और व्यक्ति थे। लोपसांग तसरिंग मेरे तंबू में थे। एंडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपा दूसरे तंबुओं में थे और मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि रात में 12:30 बजे लगभग मेरे सिर के पीछे हिस्से में किसी एक सख्त चीज के टकराने से मेरी नींद अचानक खुल गई और साथ ही एक जोरदार धमाका भी हुआ। तभी मुझे महसूस हुआ कि एक ठंडी बहुत भारी कोई चीज मेरे शरीर पर मुझसे कुचलती हुई चल रही है। मुझे सांस लेने में भी कठिनाई हो रही थी। अब राजेंद्री पाल जहाँ कैंप में रुकी हुई थी वहां पर रात के 12:30 बजे कुछ एक चट्टान आकर पड़ी जो उनके कैंप पर, लेकिन उन्हें पता नहीं था। उन्हें लगा कि कोई एक जोरदार धमाका हुआ है जिससे के कारण उसी के सिर पर चोट लगी हुई है। यह क्या हो गया था? एक लंबा बर्फ का पिंड हमारे कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से टूटकर नीचे आ गिरा था। उसका विशाल हिमपुंज बन गया था। जब वो हिमपिंड गिरा तो उससे एक बहुत बड़ा विशाल जो बर्फ का टुकड़ा था उनके कैंप पर गिर गया था। हिमखंडों, बर्फ के टुकड़ों तथा जमी हुई बर्फ के इस विशालकाय पुंज ने एक एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भीषण गर्जना के साथ सीधी ढलान से नीचे आते हुए हमारे कैंप को तहस-नहस कर दिया। वास्तव में हर व्यक्ति को चोट लगी थी। यह एक आश्चर्य था कि किसी की मृत्यु नहीं हुई। अब लेखिका का बताती है, जब मैं सो रही थी तो 12:30 बजे के आसपास कोई ऐसी चीज आई जो उसके सिर पर चोट लगी। एकदम रेलगाड़ी की एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तरह तेज गति से और उसकी एकदम गर्जना के साथ बहुत तेज आवाज भी आई। उन्हें पता नहीं चला क्या हुआ, लेकिन बाद में पता चला कि ये बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा आकर गिरा है जिससे हर व्यक्ति को चोट लगी, लेकिन यह आश्चर्य की बात थी कि किसी की मृत्यु नहीं हुई थी। लोपसंग अपनी स्विस छुरी की मदद से हमारे तंबू का रास्ता साफ करने में सफल हो गए थे। तुरंत ही अत्यंत तेजी से मुझे बचाने की कोशिश में लग गए। थोड़ी सी भी देर का सीधा अर्थ था मृत्यु। बड़े बड़े पिंडों को मुश्किल से हटाते हुए उन्होंने मेरे चारों तरफ के कड़े जमे बर्फ की खुदाई की और मुझे उस बर्फ की कब्र से निकालकर बाहर खींच लाने में सफल हो गए।
अब लेखिका कहती है जब वह पूरी बर्फ से ढक चुकी थी तो लोब्सांग ने अपनी छुरी निकाली, बहुत जो बहुत तेज थी। उससे बर्फ को काटते हुए उन्होंने उस पिंड से बर्फ के बड़े बड़े पिंडों से बाहर निकाला। सुबह तक सारे सुरक्षा दल आ गए थे और 16 मई को प्रातः 8 बजे तक हम प्राय सभी कैंप दो पर पहुंच गए थे, जिससे शेरपा की टांग की हड्डी टूट गई थी। उसने एक उसे एक खुद के बनाए स्ट्रेचर पर लेटा कर नीचे लाए। हमारे नेता कर्नल फुलर के शब्दों में यह इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा कार्य का एक जबरदस्त साहसिक कार्य था। जो शेरपा था उसकी टांग की हड्डी टूट गई थी, इसलिए उसे नीचे लाया गया। सभी नौ पुरुष सदस्यों की चोटें अथवा टूटी हड्डी आदि के कारण बेस कैंप में भेजना पड़ा। तभी कर्नल फुलर मेरी तरफ मुड़कर कहने लगे, क्या तुम भयभीत थी? जी हाँ। क्या तुम वापिस जाना चाहोगी? नहीं, मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। अब जब वह हिमपात हुआ, बर्फ ऊपर से आकर पड़ा, तो कई सदस्यों को चोटें आई, कईयों की हड्डी टूट गई, तो उन्हें नीचे बुलाया गया। तो कर्नल खुल्लर ने विजेंद्र पाल से पूछा, क्या तुम्हें भय लग रहा है? तो उन्होंने कहा, हाँ मुझे डर लग रहा है। तो उन्होंने वापस जाने की बात की, तो उन्होंने कहा, नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी। जैसे ही मैं साउथ पोल कैंप में पहुंची, दक्षिण में पहुंची, तो मैंने अगले दिन की अपनी महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। मैंने खाना, कुकिंग गैस तथा कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। जब दोपहर 1:30 बजे बिस्सा आया, उसने मुझे चाय के लिए पानी गर्म करते देखा कि जय और मीनू अभी बहुत पीछे थे। मैं चिंतित थी क्योंकि मुझे अगले दिन उनके साथ ही चढ़ाई करनी थी। वे धीरे धीरे आ रहे थे क्योंकि वे भारी बोझ लेकर और बिना ऑक्सीजन के चल रहे थे। दोपहर के बाद मैंने अपने दल के दूसरे सदस्यों की मदद करने और अपने एक थर्मस को जूस से और दूसरे को गर्म चाय से भरने के लिए नीचे जाने का निश्चय किया। मैंने बर्फीली हवा में भी तंबू से बाहर कदम रखा। जैसे ही मैं कैंप के क्षेत्र से बाहर आ रही थी कि मेरी मुलाकात मीनू से हुई। की और जय अभी कुछ पीछे थे। मुझे जय जेनेवा सफर की चोटी के ठीक नीचे मिला। उसने कृतज्ञता पूर्वक चाय वगैरह पी ली, लेकिन मुझे और आगे जाने से रोकने की कोशिश की, मगर मुझे की से भी मिलना था। थोड़ा सा और आगे नीचे उतरने पर मैंने की को देखा। वह मुझे देखकर हक्का बक्का रह गया। अब लेखिका ने क्या था, पहले तो थर्मस में चाय, जूस और चाय लेकर नीचे जाने का निश्चय किया। तो उसने पहले मीनू से मुलाकात की, फिर वह जैसे जेने उस की चोटी के नीचे मिला, फिर जैसे मिली, जय को चाय दी और फिर वह की को भी नीचे देखने के लिए चली गई। तुमने इतना बड़ा जोखिम क्यों लिया विजेंद्री? मैंने उसे दृढ़तापूर्वक कहा, मैं और की तरह एक पर्वतारोही हूँ, इसलिए इस दल में आई हूँ। शारीरिक रूप से मैं ठीक हूँ, इसलिए मुझे अपने दल के सदस्यों की मदद क्यों नहीं करनी चाहिए? की हंसा और उससे पेय पदार्थ से प्यास बुझाई, लेकिन उसने मुझे अपना किट ले जाने नहीं दिया। थोड़ी देर बाद साउथ कोल कैंप से लाहाटू और बिस्सा हमें मिलने नीचे उतर आए और हम सब साउथ कोल पर जैसी भी सुरक्षा और आराम की जगह उपलब्ध थी, उस पर लौट आए। साउथ कोल पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है। अगले दिन मैं सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाए और चाय बनाई, कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का हल्का नाश्ता करने के बाद मैं लगभग 5:30 बजे अपने तंबू से निकल पड़ी। अंगदौरजी बाहर खड़ा था और कोई आसपास नहीं था। अंगदौरजी बिना ऑक्सीजन के ही चढ़ाई करने वाला था, लेकिन इसके कारण उसके पैर ठंडे पड़ जाते थे, इसलिए वह ऊंचाई पर लंबे समय तक खुले में और रात्रि में शिखर कैंप पर नहीं जाना चाहता था। इसलिए उसे या तो उसी दिन चोटी तक चढ़कर साउथ पोल पर वापस जाना था अथवा अपने प्रयास को छोड़ देना था। मैं तुरंत ही चढ़ाई शुरू करना चाहता था और उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके साथ जाना चाहूंगी? एक ही दिन में साउथ पोल से चोटी तक जाना और फिर वापस आना बहुत कठिन और श्रम साध्य होगा। इसके अलावा यदि अंगदौरजी के पैर ठंडे पड़ गए तो उसके लौट के आने का भी जोखिम था। मुझे फिर भी अंगदौरजी पर विश्वास था और साथ साथ में आरोहण की क्षमता और कर्मठता के बारे में आश्वस्त थी। अन्य कोई भी व्यक्ति इस समय साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। लेखिका कहती है, अंगदौरजी के साथ वो जाने के लिए तैयार थी क्योंकि जो अंगदौरजी था वो बिना ऑक्सीजन के जा रहा था। सुबह 6:20 पर जब अंगदौरजी और मैं साउथ पोल से बाहर आ निकले तो दिन ऊपर चढ़ आया था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, लेकिन ठंड बहुत अधिक थी। मैं अपने आरोही उपस्कर
में काफी सुरक्षित और गर्म थी। हमने बगैर रस्सी के ही चढ़ाई की। अंगदौरजी एक निश्चित गति से ऊपर चढ़ते गए और मुझे भी उनके साथ चलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। जमे हुए बर्फ की सीधी व ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हो। जमी अब बजेंद्री पाल कहती हैं कि जब मैं चढ़ रही थी तो जो बर्फ की जमी हुई थी ऐसी लग रही थी कि जैसे जमी हुई बर्फ की सीधी वह ढलाऊ चट्टानें इतनी सख्त और भुरभुरी थी मानो शीशे की चादरें बिछी हुई हो। जब बिजेंद्री पाल कहती है कि जो चट्टानें थी वो ऐसी लग रही थी जैसे शीशे बिछे हों। हमें बर्फ काटने के फावड़े का इस्तेमाल करना ही पड़ा और मुझे इतनी सख्ती से फावड़ा चलाना पड़ा जिससे कि उसे जमे हुए बर्फ की धरती को फावड़े के दांत काट सके। मैंने उस खतरनाक सतलों पर हर कदम अच्छी तरह सोच समझ कर उठाया। 2 घंटे से कम समय में भी हम शिखर कैंप पर पहुंच गए। अंगदौरजी ने पीछे मुड़कर देखा और मुझसे कहा, क्या मैं थक गई हूँ? मैंने जवाब दिया, नहीं, जिसे सुनकर वे बहुत आश्चर्यचकित और आनंदित हुए। उन्होंने कहा कि पहले वाले दल ने शिखर कैंप पर पहुंचने में 4 घंटे लगाए थे। यदि हम इसी गति से चलते रहे तो शिखर पर दोपहर 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। अब जो अंगदौरजी था वह मुझसे पूछता है कि क्या तुम थक गई? मैंने उससे कहा नहीं। वह बहुत ही जब मैंने नहीं बोला तो बहुत ही आश्चर्यचकित था और खुश भी था क्योंकि जो पहले वाला दल था वह 4 घंटे में पहुंचा था और हम इसी उससे 1 बजे तक पहुंच जाएंगे। लहाटू हमारे पीछे पीछे आ रहा था। जब हम दक्षिणी शिखर के नीचे आराम कर रहे थे वह हमारे पास पहुंच गया। थोड़ी थोड़ी चाय पीने के बाद हमने फिर चढ़ाई शुरू कर दी। लाहटू एक नायलॉन की रस्सी लाया था, इसलिए अंगदौरजी और मैं रस्सी के सहारे चढ़े, जबकि लाहटू एक हाथ से रस्सी पकड़े हुए बीच में चला। उसने रस्सी और अपनी सुरक्षा की बजाय हमारे संतुलन के लिए पकड़ी हुई थी। लाहटू ने ध्यान दिया कि मैं इन ऊंचाइयों के लिए सामान्य आवश्यक 4 मीटर ऑक्सीजन की अपेक्षा लगभग 2.5 मीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट की दर से लेकर चढ़ रही हूँ। मेरे रेगुलेटर पर जैसे ही उसने ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाई, मुझे महसूस हुआ कि सपाट और कठिन चढ़ाई अब भी आसान लग रही थी। दक्षिणी शिखर के ऊपर हवा की गति बढ़ गई थी। उस ऊंचाई पर तेज हवा के झोंके भुरभुरे बर्फ के कणों के चारों ओर तरफ उड़ रहे थे, जिसे दृश्यता शून्य तक आ गई थी। जब वे वहां पर चढ़ गए थे ऊंचाई पर तो तेज हवा चल रही थी, उससे बर्फ के छोटे छोटे कण उड़ रहे थे जिससे कि देखना बहुत कम हो गया था। अनेक बार देखा कि केवल थोड़ी दूर के बाद कोई ऊंची चढ़ाई नहीं है, ढलान एकदम सीधे नीचे चला गया है। मेरी सांस मानो रुक गई थी। मुझे विचार कौंधा की सफलता बहुत नजदीक है। 23 मई 1984 के दिन दोपहर के 1 बजकर 7 मिनट पर मैं एवरेस्ट की चोटी पर खड़ी थी। एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचने वाली मैं प्रथम महिला थी। एवरेस्ट शंकु मतलब नोकदार होता है, की चोटी पर इतनी जगह नहीं थी कि दो व्यक्ति साथ साथ खड़े हो सके। चारों तरफ हजारों मीटर लंबी सीधी ढलान को देखते हुए हमारे सामने प्रसन्न सुरक्षा का था। अब बजेंद्री पाल कहती है, जब हम एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए तो वे शंकु भारतीय मतलब नुकीली थी। उस पर दो व्यक्ति आराम से खड़े नहीं हो सकते थे। चारों तरफ एक सीधी ढलान ही थी। हमने पहले बर्फ के फावड़े से बर्फ की खुदाई कर अपने आप को सुरक्षित रूप से स्थिर किया, उस जगह को ठीक किया ताकि हम वहां पर खड़े हो सके। इसके बाद मैं अपने घुटनों के बल बैठी और बर्फ पर अपने माथे को लगाकर मैंने सागर माथे के ताज का चुम्बन किया। मतलब सागर ऊपर जो बर्फ थी उसको अपने माथे पर लगाया। बिन, बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। अब लेखिका कहती है, जब वह वहाँ चोटी पर पहुंच गई तो उन्होंने दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला और वह जो अपने साथ लाल कपड़ा ले गई थी उसमें उनको लपेट दिया। छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का भी ध्यान आया। पहले उसने जब लाल कपड़े में दुर्गा माँ और की एक छोटी सी तस्वीर थी और हनुमान चालीसा को उसमें बांध दिया और पूजा अर्चना की। उसके बाद उसे उसी क्षण अपने माता पिता का भी ध्यान आया, याद आई। जैसे मैं उठी मैंने अपने हाथ जोड़े और
अपने रज्जू नेता अंगदौर्जी के प्रति आदर भाव से झुकी। वह खड़ी होकर हाथ जोड़ने लगी और जो अंगदौर्जी उसका जो नेता था उसे सामने झुक गई। अंगदौर्जी जिन्होंने मुझे बहुत ही प्रोत्साहित किया था, मुझे लक्ष्य तक पहुंचाया था, यंगदौर्जी था जो उसके साथ चल रहा था। मैंने उन्हें बिना ऑक्सीजन के एवरेस्ट की दूसरी चढ़ाई चढ़ने पर बधाई भी दी। जो अंगदौर्जी था वो ऑक्सीजन के बिना चढ़ा था, ऑक्सीजन ही लेके गया था। उन्हें मुझे गले से लगाया और मेरे कानों में फुसफुसाया, दीदी तुमने अच्छी चढ़ाई की, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अंगदौर्जी राजेंद्र पाल को बधाई दे रहा था कि दीदी तुमने बहुत ही अच्छी चढ़ाई की। कुछ देर के बाद सोनम पुलचर पहुंचे और उन्हें फोटो लेने शुरू कर दिए। इस समय तक लाहाटू ने हमारे नेता को एवरेस्ट पर चारों के होने की सूचना दे दी। तब हम मेरे हाथ में वॉकी टॉकी दिया गया। कर्नल खुल्लर हमारी सफलता से बहुत प्रसन्न थे। मुझे बधाई देते हुए उन्होंने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। वे बोले कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। जब बैजेंद्री पाल ऊपर चोटी पर पहुंच जाती है तो फोटो लेने के लिए सोनम पुंजर वहां पर पहुंच जाते हैं। तो उसे और एक उसे वॉकी टॉकी मतलब एक यंत्र दिया जाता है जिसके तार नहीं लगे होते, उसे यंत्र दिया जाता है। वह कर्नल खुल्लर से बातें करती है और बहुत ही प्रसन्न होती है जब उसे कर्नल खुल्लर बातें करता है मुझे बधाई देते हुए। और जब कर्नल खुल्लर रहता है वह बहुत खुश होता है और बैजेंद्री पाल को बधाई देता है और वह यह भी कहता है कि तुम्हारे माता पिता को भी बधाई देना चाहता हूँ। वह कहता है कि पूरे देश को तुम पर गर्व है क्योंकि जब जिस संसार में तू पहले गई थी और अब आओगी उसमें बहुत अंतर है। जब तुम आओगी तो पूरा देश तुम पर गर्व करेगा, तुम्हारा सम्मान करेगा। थैंक यू। यानी देख लेते हैं मौखिक प्रश्न। प्रश्न 1, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था? उत्तर, अग्रिम दल का नेतृत्व अभियान दल के उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। सेकंड देखिए, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा? सागर माथा का तात्पर्य समुद्र का माथा अर्थात सबसे ऊंचा स्थान। हिमालय के सबसे ऊंचे पर्वत को सागर माथा कहना पूरी तरह सार्थक था, इसलिए लेखिका को यह नाम अच्छा लगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा? लेखिका को ध्वज जैसा बड़ा सा बर्फ का फूल लगा जो पहाड़ के शिखर पर 150 किलोमीटर से अधिक तेज हवा के चलने और बर्फ के उड़ने से बनता है। हिमसंकलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए? हिमसंकलन से 4 शेरपा कुलियों की चोट लगी थी और एक की मृत्यु हो गई थी। प्रश्न नंबर 5, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा? उत्तर, पर्वतारोहियों में से 2 व्यक्तियों की मृत्यु की बात सुनकर अन्य आरोहियों के चेहरे पर आए अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान के खतरों और कभी-कभी तो मृत्यु को भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। प्रश्न 6, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई? उत्तर, रसोई सहायक की मृत्यु जलवायु अनुकूल न होने के कारण हुई। प्रश्न 4, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया? कैंप 4 साउथ कोल जो पृथ्वी पर बहुत अधिक कठोर जगह के नाम से प्रसिद्ध है, में 29 अप्रैल 1984 को लगाया। साउथ कोल मतलब दक्षिण की तरफ। प्रश्न 8, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया? उत्तर, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय एक नौसिखिया पर्वतारोही के रूप में दिया। और कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी? लेखिका की सफलता पर बधाई देते हुए कर्नल खुल्लर ने कहा, मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। कैसे भिन्न होगा? क्योंकि जब वह पर्वत पर चढ़ गई थी तो कर्नल खुल्लर ने उन्हें बधाई दी और वह पहली महिला थी जो पर्वतारोही थी। उन्होंने कहा कि तुमने
ऐसा काम किया है कि पूरा देश तुम पर गर्व करेगा। और जब तुम यहाँ पर चढ़ाई करने के लिए आई थी, एक ऐसे संसार को छोड़ कर आई थी, लेकिन अब जब जाओगी तो वो संसार एकदम भिन्न होगा, तुम्हारा स्वागत करेगा, सम्मान करेगा। अब देख लीजिए लिखित प्रश्न। नजदीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा? लेखिका जिसे देखकर ये क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है और ऐसे भी दोनों देखी। लेखिका किसे देखकर बहुत चक्कर रह गई और देर तक निहारती रही। उत्तर देखिए, एवरेस्ट को नजदीक से देखकर लेखिका को इतना अच्छा लगा कि वह बहुत चक्की होती देखती रही। वह एवरेस्ट, लहोत्से और नुत्से से घिरी टेढ़ी मेढ़ी बर्फीली नदी को निहारती रही। डॉक्टर मीनू मेहता ने क्या जानकारियां दी? डॉक्टर मीनू मेहता ने अभियान दल के सदस्यों को एल्यूमीनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुल बनाने और लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करने, बर्फ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियां बांधने जैसे अनेक अभियांत्रिक कार्यों की जानकारी दी। तेंजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा? तेंजिंग ने लेखिका की प्रशंसा में निम्नलिखित शब्द कहे कि तुम एक पक्की पर्वतीय लड़की लगती हो, तुम्हें तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। क्योंकि जो लेखिका की थी, पहाड़ों वहीं पर्वतीय इलाकों में रहने वाली थी। लेखिका को किन के साथ चढ़ाई करनी थी? लेखिका को अगले दिन ये की नाम है, की, जय और मीनू के साथ चढ़ाई करनी थी। वे भारी बोझ लेकर धीरे धीरे बिना ऑक्सीजन के चढ़ाई कर रहे थे, जो अभी तक लेखिका के पास नहीं आ सके थे। लोब्सांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया? लोब्सांग ने स्विस छुरी की सहायता से तंबू का रास्ता साफ किया। उसने बड़े बड़े हिमपिंडों को सामने से हटाया तथा चारों तरफ फैली कठोर बर्फ की खुदाई की, तब जाकर बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका। ये जब पर्वत के ऊपर जाने से पहले नीचे तंबू बनाकर रह रही थी, तभी रात को एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा आया उसके तंबू के पास और उसको सिर पर भी चोट लगी। वह पूरे तंबू को जो बर्फ के टुकड़े ने उसे ढक दिया था। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की? साउथ ये दक्षिण की बात हो रही। साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की तैयारी करने के लिए सुबह 4 बजे उठ गई, बर्फ पिघलाए और चाय बनाई। कुछ बिस्कुट और आधी चॉकलेट का नाश्ता करने के बाद वह सवेरे 5 बजे तंबू से निकल पड़ी। अभी बड़े प्रश्न देख लीजिए। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? उपनेता प्रेमचंद ने लेखिका को हिमपात के खतरों से अवगत कराया। उसने बताया कि उनके अग्रिम दल ने कैंप 1 तक का रास्ता साफ कर दिया है। यह कैंप हिमपात के ठीक ऊपर है। पुल बनाकर, रस्सियां बांधकर तथा झड़ियों से रास्ता चिन्हित कर दिया गया है, परंतु हिमपात अनियमित है और अनिश्चित है। मतलब जो बर्फ जो है वो कभी भी गिर सकती है, उसका कोई निश्चित वो नहीं है कभी। यद्यपि बीच में पड़ने वाले ग्लेशियर की नदी का रास्ता बना दिया गया है, किंतु हिमपात और अधिक हो गया तो रास्ता बनाने का काम फिर से करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर ग्लेशियर भी पिघलते रहते हैं और हिमपात होता ही रहता है। हिमपात किस तरह होता है, उससे क्या क्या परिवर्तन आते हैं? पहाड़ी की ऊंची ऊंची चोटियों पर हिमपात अनियमित ढंग से होता है और इससे अधिक अनिश्चित बदलाव होते रहते हैं। अनियमित रूप से बर्फ का गिरना ही हिमपात है। तेज हवा चलने से हिमपात की मात्रा बढ़ जाती है। सूखी बर्फ हवा में उड़ने लगती है तथा दृश्यता शून्य तक पहुंच जाती है। इससे सारी परिस्थितियां बदल जाती है। लेखिका के तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया गया है? इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है, लेखिका के साथ हुए हादसे का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए। लेखिका के तंबू में गिरा बर्फ का पिंड बहुत भयानक था। वह लहोत्से ने ग्लेशियर से टूटकर नीचे गिरा था। उसके कारण एक विशाल हिमपुंज का निर्माण हो गया था। यह हिमपिंड अपने में अनेक बड़े बड़े हिमखंडों को समाये हुआ था। यह विशाल हिमखंड एक्सप्रेस रेलगाड़ी की तेज गति और भयंकर आवाज के साथ ढलान से नीचे आया था। इसके कारण पर्वतारोहियों को कैंप पूरी तरह तहस नहस हो गया। आश्चर्य की बात यह रही कि चोट सभी को लगी, किंतु मरा कोई नहीं। अब जब लेखिका पर्वत पर चढ़ने के लिए गई थी, तब वह तंबू में रह रही थी। तंबू में रहे तो रात को एक ग्लेशियर
जो एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा वहां पर आकर गिरा और पूरे तंबू को उसने ढक लिया। चोट तो सभी को लगी थी, लेकिन मृत्यु किसी की नहीं हुई थी। लेखिका को देखकर कि हक्का बक्का क्यों रह गया? लेखिका को देखकर कि इसलिए हक्का बक्का रह गया क्योंकि लेखिका उससे पहले साउथ कोल कैंप तक पहुंच चुकी थी, जबकि वह साउथ कोल की और ऊपर बढ़ रहा था। उसने देखा कि लेखिका कैंप में विश्राम न करके उसके लिए चाय और जूस लिए नीचे उतरती आ रही है, जबकि उसे कैंप में आराम करना चाहिए। लेखिका में ऐसी सेवा सहयोग की भावना और संवेदनशील को देखकर जो कि वो हक्का बक्का होना ही था। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए, उनका वर्णन कीजिए। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए निम्नलिखित कैंप बनाए गए। बेस कैंप, यह कैंप काठमांडू के शहर पोलैंड में लगाया गया। पर्वतीय दल के नेता कर्नल खुल्लर यहीं रहकर एक एक गतिविधियों का संचालन कर रहे थे। उपनेता प्रेमचंद ने हिमपात संबंधी सभी कठिनाइयों का परिचय दिया। कैंप 1, यह हिमपात से ऊपर 6000 मीटर की ऊंचाई पर था। यह हिमपात से सामान उठाकर कैंप तक लाए जाने का अभ्यास किया गया। कैंप 3, यह लाहौल से पहाड़ियों के आंगन में स्थित था। यही नायलॉन के कैंपों में लेखिका और उसके साथी सोए थे कि एक हिमखंड उन पर आ गिरा था। कैंप 4, यह समुद्र तट से 7900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित था। यहीं से साउथ कैंप और शिखर कैंप के लिए चढ़ाई की गई। साउथ कोल कैंप, यहीं से अंतिम दिन की चढ़ाई शुरू हुई। शिखर कैंप, यह पर्वत की सर्वोच्च चोटी से ठीक नीचे स्थित था। चोटी पर चढ़ने से पहले ही आराम करके चाय पान किया गया। चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी शंक्वाकार थी। यह चोटी इतनी पतली हो गई कि एक साथ दो व्यक्ति साथ साथ नहीं खड़े हो सकते थे। वहां खड़ा हो पाना कठिन हो रहा था। उसके आगे तो बस हजारों मीटर दूर दूर तक सीधी ढलान ही ढलान थी। इस जब लेखिका पर्वत की चोटी पर चढ़ गई थी तो उसने वहां का बताया है कि वो कैसी थी। जब एकदम पतली सी थी, उस पर एक ही व्यक्ति खड़ा हो सकता था। बाद में उन्होंने थोड़ी सी जगह वहां पर खड़ी होने के लिए बनाई थी। सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बैजेंद्र ने के किस कार्य से मिलता है? सम्मिलित अभियान में आपसी सहायता और सहयोग से ही कार्य संपन्न होते हैं। बैजेंद्री पाल ने अपने व्यवहार से इस सहयोग भावना का परिचय दिया। उसने देखा कि अभी उसके साथी की जय और मीनू कैंप तक नहीं पहुंचे, तो वे उनके लिए चाय जूस बनाकर रास्ते में जा पहुंची। उस खतरनाक रास्ते पर जाना कठिन तथा खतरनाक था, फिर भी बैजेंद्री पाल ने यह खतरा उठाया। उसने की और जय को रास्ते में जाकर पेय पदार्थ पिलाया। निम्नलिखित के आशय स्पष्ट कीजिए। एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। आशय यह है कि एवरेस्ट पर चढ़ाई का रास्ता अत्यंत दुर्गम और खतरनाक होता है। इस अभियान में प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे हिमपात, भूस्खलन, बर्फ की चट्टानें गिरने से दुर्घटना का होना आम बात है। इतने बड़े अभियान में ऐसी बातों को अत्यंत सहज भाव से लिया जाता है। इन घटनाओं से डरने और विचलित होने वाला व्यक्ति इसमें सफल नहीं हो सकता। दूसरा, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिमविदर में बदल जाने का मात्र ख्याल बहुत ही डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कुलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। हिमपात होने से कभी कभी धरती में भी दरार पड़ जाती है। दरार इतनी गहरी और चौड़ी हो जाती है कि धरती फट जाती है। उसके बीच गहरी खाई सी बन जाती है। विचार आते ही मन में बहुत डर लगता है। इससे भी भयानक यह जानकारी थी कि जितने समय तक ये पर्वतारोही और कुली चढ़ाई अभियान पर रहेंगे, हिमपात होता रहेगा और बर्फ गिरने की भयानक घटनाएं होती रहेंगी। यह हिमपात पर्वतारोही के शरीर को छूता रहेगा। बिना उठे ही मैंने अपने थैले से दुर्गा माँ को चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने इनको अपने साथ लाए लाल कपड़े में लपेटा और छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया।
आशय यह है कि लेखिका ने अपनी आराध्या के प्रति कृतज्ञता का प्रकट करते हुए अपने साथ लाए दुर्गा की तस्वीर और हनुमान चालीसा को लाल कपड़े में लपेटा और पूजा अर्चना किया और फिर उसको बर्फ में दबा दिया। इस सफलता हेतु मन ही मन धन्यवाद दिया। उसने अपने माता पिता को याद कर अपनी प्रति कृतज्ञता और आदर का भाव व्यक्त